नमस्कार साथियों, ज्ञान अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम पेपर तथा एनटीपीसी एग्ज़ाम पेपर में मैथ्स, रीजनिंग और जनरल स्टडीज़ में आपके किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको उन सवालों को किस तरीके से हल करना है। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं। राइट। तो भारत ने कितने पदक प्राप्त किए वो हमको बताना है, कितने मेडल जीते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है कि 22 मेडल जीते हैं। सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है 19 मेडल जीते हैं। थर्ड ऑप्शन है कि 29 मेडल प्राप्त किए हैं। और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है 32 मेडल प्राप्त किए हैं। तो इस सवाल का आंसर अगर आपको पता हो तो आपको किसी भी सवाल का आंसर अगर आपको पता रहता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, ताकि आपको अपनी तैयारी का बेहतर एनालिसिस हो पाएगा। राइट। चलिए साथियों, तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। तो पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत ने टोटल 29 मेडल जीते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है। और हम देख लेते हैं कि उसमें गोल्ड कितने थे, उसमें सिल्वर कितने थे और उसमें ब्रॉन्ज मेडल कितने। अगर गोल्ड मेडल की बात करेंगे तो वो थे 7, तो भारत ने 7 गोल्ड प्राप्त किए हैं। और सिल्वर की बात करेंगे तो 9 मेडल सिल्वर मेडल प्राप्त किए हैं। और अगर ब्रांच मेडल की बात करेंगे तो 13 यानी कि 13 मेडल ब्रांच मेडल प्राप्त किए हैं। राइट। आपके लिए एक सवाल है कि फर्स्ट गोल्ड किसने प्राप्त किया था पेरिस ओलंपिक 2024 में। राइट। 2024 का जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें फर्स्ट गोल्ड किस भारतीय ने प्राप्त किया था, ये आपको बताना है। नहीं तो इस वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि फर्स्ट गोल्ड मेडल किसने प्राप्त किया था। राइट। तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन रहा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो आपके एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन की भारत की भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो एक तो होता है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये सबको पता होता है। अगर हम बात करेंगे तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपको आंसर करना है। फर्स्ट ऑप्शन है गॉडविन ऑस्टिन यानी कि K2, इसको K2 भी कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है कंचनजंगा। थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है नंगा पर्वत। और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है नंदा देवी। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप पता हो तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि K2 जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी इसको कहा जाता है। हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि K2 भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और ये अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, यानी कि POK के क्षेत्र में है। और पाकिस्तान का यहाँ पर नियंत्रण है। राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना, लेकिन वह क्षेत्र भारत का है तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। राइट। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। और रीजनिंग से आपके कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इस पेपर में हमने ऐसे कई सारे क्वेश्चन लिए हैं और हल करवाया है उनको, ताकि आपके एग्जाम की एक बेहतर तैयारी हो सके। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमको दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आने वाला है, कौन से शब्द आने वाले हैं, वो हमें निकालना है। राइट। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में नंबर आपको ध्यान में रखना है कि कौन से नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। राइट। तो हम एक बार निकाल के देख लेते हैं। तो फर्स्ट पे आता है ABCDEFGHI JKLM। राइट। तो 1 से 13 तक वर्ड को आपको इस तरीके से लिखना है। उसके बाद में NOPQRSTUVWXY और Z को इस तरीके से लिखना है। राइट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन से नंबर पे कौन सा वर्ड आता है। राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन को। तो H से बना है S, J से बना है Q, L से बना है O और N से बना है M। राइट। अब हम देखते हैं कि H से S कैसे बना होगा। राइट। तो यहाँ पे रहा H और S, यानी कि दोनों अपोजिट वर्ड है, तो इस तरीके से बने होंगे। राइट। अगला देखिए कि J से Q कैसे बना है। तो आगे देखिए कि J से Q इस तरीके से बना है। तो J के भी बिल्कुल सामने Q लिखा है, यानी कि J से Q इस तरीके से बना है। अगला देखिए कि L से O कैसे बना है। तो L के भी ठीक सामने लिख रखा है O।
तो यानी कि सारे जो वर्ड हैं वो एक दूसरे के अपोजिट में लिखे हुए हैं, राइट। और एन के भी बिल्कुल अपोजिट में है एम, यानी कि इस तरीके से ये सारे वर्ड बने हैं। अब हमें देखना है कि डी के बिल्कुल अपोजिट में कौन सा वर्ड लिखा है, एफ के अपोजिट में कौन सा वर्ड है, एच के अपोजिट में कौन सा वर्ड है और जे के अपोजिट में कौन सा वर्ड है, राइट। तो डी के बिल्कुल सामने लिख रखा है डब्ल्यू, राइट, यहाँ पे लिख रखा है डी के सामने डब्ल्यू, तो डी के सामने डब्ल्यू है। एफ के सामने की अगर बात करेंगे तो एफ के ठीक सामने यू लिखा है, यानी कि यू इस तरीके से लिखेंगे। एच की बात करेंगे तो एच के बिल्कुल सामने लिखा है एस, तो ये रहा। और जे के बिल्कुल सामने क्यू लिखा है, तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डब्ल्यू यू एस क्यू। और डब्ल्यू यू एस के हमारा फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से नंबर पे कौन सा वर्ड आता है, राइट। तो अगर आपको नंबर डायरेक्ट पता हो तो ठीक है, अगर नहीं तो आपको इस तरीके से निकाल के भी देखना है कि कौन से वर्ड पे कौन सा नंबर है, राइट। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दे रखा है, पेरिस पैरा ओलंपिक गेम्स 2024 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन रहा। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, एक बनता है कि उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन रहा, और एक क्वेश्चन बनता है जो कि हमको दे रखा है कि समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन रहा। तो दोनों अपन देख लेते हैं। तो अगर समापन समारोह की बात होगी तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल ये रहे समापन समारोह में, राइट। हमारी सवाल का राइट आंसर है। अगर उद्घाटन समारोह की बात करेंगे तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उद्घाटन समारोह की बात करें तो ये आपको ध्यान में रखना है, सुमित, अंतिल तथा भाग्यश्री, भाग्यश्री आप रहे उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक, राइट। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला जो है हमारा, उद्घाटन समारोह में आप ध्वजवाहक रहे थे। और हमारी सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल जो कि समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक रहे, राइट। तो दोनों क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमको दे रखा है, और मैथ से आपके इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, राइट। तो किसी दो अंक की संख्या के दोनों अंकों का योग हमको दे रखा है 14 है, तथा दाई की संख्या इकाई की संख्या से 2 अधिक है। निम्न में से वो संख्या कौन सी आएगी हमको निकालना है। और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे हल करते हैं। तो जब भी इकाई और दाई के बारे में क्वेश्चन बने तो आपको दोनों स्थानों पर संख्याएं माननी है, राइट। तो माना कि इकाई का अंक हम मान लेते हैं, इकाई का अंक हम मान लेते हैं वो है x। उसी प्रकार से मान लेते हैं कि दहाई का अंक है वो है y। दोनों का योग हमको दे रखा है, यानी कि x प्लस वाई हमको दे रखा है बराबर 14, राइट। तो पहला समीकरण हमारा ये बना। आगे हमको बोला गया है कि दाई की संख्या यानी कि जो y है, दाई की संख्या इकाई के अंक से 2 अधिक है, तो y अधिक है इकाई की संख्या यानी कि x प्लस 2 यहाँ पे हमें करना पड़ेगा ताकि दोनों संख्याएं बराबर हो जाए, राइट। अब देखिए कि आगे इसको कैसे हल करेंगे। तो y माइनस एक्स बराबर यहाँ पे बचेगा 2, तो ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों को आप जोड़ोगे तो आपके पास में आंसर आएगा x प्लस वाई बराबर 14, और यहाँ पे आएगा माइनस का x प्लस वाई बराबर आएगा 2। तो x से तो ये x कैंसल, यहाँ पे बचा 2y बराबर हमारे पास में 14 और 2 होते हैं 16। y का मान हमारे पास में आ गया वो है 8, करेक्ट। तो y का मान हमने निकाला वो है 8, और x का मान आप किसी भी समीकरण में मान रख के आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप समीकरण 2 में मान रखोगे तो आपके पास में x का मान निकलेगा, तो x का मान हमारे पास में आ जाएगा y माइनस 2, और यहाँ से अगर 8 में से 2 को माइनस करोगे तो x का मान बचेगा वो आएगा 6, करेक्ट। तो x का मान यहाँ से आप निकालोगे तो आएगा 6। और तो इकाई की संख्या हमने मानी थी वो थी x, यानी कि यहाँ पे तो आ जाएगा 6, और दाई का अंक हमने माना था y, यानी कि y हमारे पास में निकला 8। तो हमारी सवाल का राइट आंसर होगा 86, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इस टाइप से आपको इन सवालों को हल करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करें, तो टी के बाद में ये दो वर्ड कौन से आने वाले हैं वो हमको निकालना है। तो देखिए बी एफ एच बना, जेड डी एफ बना, जे एन पी बना, और हमको निकालना है कि टी के बाद में 2 वर्ड कौन से आने वाले हैं। तो वही आपको पता होना चाहिए कि कौन से नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो इस सवाल को आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए कि
BFH कैसे बनता है? तो बी की अगर बात करेंगे तो BFH कैसे बनता है? तो बी आता है दूसरे नंबर पे, राइट। एफ की बात करेंगे तो ये आता है छठे नंबर पे, और एच की बात करेंगे तो ये आता है 8वें नंबर पे। आप बना के भी देख सकते हैं कि कौन से नंबर पे कौन सा वर्ड आता है। तो दूसरे नंबर पे तो आता है बी, एफ आता है छठे नंबर पे, और एच की बात करेंगे तो 8वें नंबर पे आता है, राइट। आगे देखिए कि ZDF कैसे बनता है। तो Z आता है 26वें नंबर पे, डी की अगर बात करेंगे तो ये आता है चौथे नंबर पे, और आगे जो है F चल रहा है तो F आता है वापस से छठे नंबर पे, राइट। तो इस टाइप से बना होगा। हम देखते हैं कि ये कैसे बन रहे हैं। तो सबसे पहले तो 4 ऐड किया गया है यहाँ पे, राइट, और उसके बाद में 2 प्लस का 2 ऐड किया गया है, राइट। उसी टाइप से देखिए कि Z से D कैसे बनाए। तो Z चल रहा था 26वें नंबर पे, इसमें आप प्लस का 4 ऐड करोगे तो आपके पास में आएगा D, और D में जब आप प्लस का 2 ऐड करोगे तो आपके पास में बनेगा F, राइट। तो यहाँ पे भी प्लस का 4 ऐड किया था, उसके बाद में 2 ऐड किया था, और यहाँ पे भी प्लस का 4 ऐड किया था, उसके बाद में प्लस का 2 ऐड किया था, राइट। तो यहाँ पे भी कैसा बनेगा, टी के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस का 4 ऐड करना है, और जो भी शब्द आएगा उसमें आपको करना है प्लस का 2 ऐड, राइट। इसी टाइप से बनेगा। एक्स यानी कि टी के बाद में जो चौथा वर्ड आता है वो आता है एक्स, और एक्स में जब आप प्लस का 2 ऐड करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा जेड, राइट, वाई जेड। तो टी के बाद में प्लस का जो चौथा वर्ड होता है वो होता है एक्स, और इसमें जब आप प्लस 2 ऐड करोगे तो आंसर आएगा जेड। तो हमारे इस सवाल का राइट आंसर होगा एक्स और जेड, और एक्स और जेड है ऑप्शन नंबर 3 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमको दे रखा है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य है जिसकी सबसे लंबी तटीय रेखा बनती है? फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान, और फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात राज्य सबसे लंबी तटरेखा बनाता है। और आपके लिए एक सवाल है कि सबसे छोटी तटरेखा कौन सा राज्य बनाता है, वो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, राइट। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि दिशा ज्ञान डायरेक्शन से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन हमको दे रखा है, हमीद 85 मीटर सीधा चलने के पश्चात बाईं ओर 25 मीटर सीधा चला तथा पुनः बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर सीधा चला तथा एक बार फिर वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चला है, राइट। बताइए कि वह अपने चलने के स्थान से कितनी दूरी पर है, जहाँ से उसने चलना शुरू किया था वहाँ से कितनी दूरी पर है। तो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं वो देखिए आप। तो मान लेते हैं कि हमीद यहाँ पे है, राइट, 85 मीटर सीधा चला है, तो हमें कोई फिक्स दिशा नहीं दे रखी, तो हम मान लेते हैं कि 85 मीटर हमीद इस दिशा में चला है, राइट। सीधा चलने के बाद ये चला है 85 मीटर, करेक्ट। बाईं ओर मुड़कर, तो ये तो रही उसकी दाईं दिशा, और ये रही उसकी बाईं दिशा, तो बाईं दिशा की तरफ चला है वो 25 मीटर। तो यहाँ पे लेते हैं 25 मीटर। पुनः बाईं ओर, तो वापस से बाईं दिशा ये वाली होगी, इस तरफ चला है वहाँ 40 मीटर, तो यहाँ पे रहा वह 40 मीटर। तो यहाँ पर पहुंचे अपन, और एक बार फिर वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, तो वापस से बाईं दिशा ये वाली होगी, इस तरफ वापस से चला है वह 25 मीटर। तो यहाँ पे पहुंच गया, और चलने के बाद वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो ये कितनी आएगी वो हमको निकालना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो ये 40 है तो ये भी होगी 40, करेक्ट। और ये टोटल थी 85, तो 85 में से आप 40 को माइनस करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 45। 45 यानी कि 45, और 45 हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में रहा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमको दे रखा है, भारत का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कारखाना कहाँ पे स्थित है? एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, राइट। फर्स्ट ऑप्शन आप देखिए कि नेपानगर मध्य प्रदेश में, दूसरा ऑप्शन है हैदराबाद तेलंगाना में, थर्ड ऑप्शन है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है कि भोपाल मध्य प्रदेश में। तो कई सारे स्टूडेंट को इस सवाल का आंसर आता होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि नेपानगर मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कारखाना स्थित है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, राइट। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमको दे रखा है, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है भारत का, वो हमको बताना है। ऑप्शन देखिए कि पहला ऑप्शन दे रखा है कैलाश मंदिर, दूसरा ऑप्शन है बृहदेश्वर मंदिर, थर्ड ऑप्शन है कोणार्क मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है कंदरिया का महादेव मंदिर। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है, जल्दी से इसका आंसर करिए आप कमेंट बॉक्स में। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि कैलाश मंदिर भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। राइट, ये बात हो रही गुफा मंदिर की, तो सबसे बड़ा गुफा मंदिर है कैलाश मंदिर। कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है एलोरा की गुफा, एलोरा की गुफा महाराष्ट्र। राइट, और इसका निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासकों ने, राष्ट्रकूट शासकों के माध्यम से इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। चलिए साथियों, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमको दे रखा है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। AND बना, COF बना, FPI बना, JQM बना। राइट, तो अगला शब्द कौन सा बनेगा, इसी टाइप से हमको निकालना है। तो अगर आपको अल्फ़ाबेट का नंबर पता है तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, लेकिन अगर आपको अल्फ़ाबेट के नंबर नहीं पता है तो आपको वहाँ पे निकाल के देखना पड़ेगा कि A कौन से नंबर पे आता है, N कौन से नंबर पे आता है, D कौन से नंबर पे आता है। राइट, तो हम बना के देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं कि A बना, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K और L, उसके बाद में आएगा M। राइट, M के बाद में N को आपको ऐसे लिखना है O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z बना। राइट, तो अगर आपको नंबर नहीं पता है तो आपको इस तरीके से करना है। अब देखिए कि सवाल को कैसे हल करेंगे। तो A से C बना, C से F बना। राइट, तो A से बना C, C से बना F और F से बना J। राइट, तो देखिए कि A में प्लस का 2 ऐड किया, उसके बाद में C में प्लस का 3 ऐड किया, F में प्लस का 4 ऐड कर रखा है। राइट, देखिए F के बाद में प्लस के 4 ऐड करेंगे तो J बनेगा। राइट, तो अगली बार क्या करेगा, अगली बार प्लस का 5 ऐड करेगा। राइट, तो J के बाद प्लस का 5 वर्ड कौन सा होता है, तो J के बाद में K, L, M, N और O, यानी कि फर्स्ट वर्ड जो हमने निकाला वो है O। राइट, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, N के बाद में बना O, O के बाद में बना P, P के बाद में बना Q। राइट, तो N के बाद में बना O, O के बाद में बना P, P के बाद में बना Q, और Q के बाद में कौन सा वर्ड बनेगा, Q के बाद में कौन सा वर्ड आएगा, तो Q के बाद में आएगा R। तो दूसरा वर्ड हमने निकाला वो है R। राइट, ये देखिए यहाँ पे N, O, P, Q और R, तो यहाँ पे R रहा और R हमने निकाल दिया। राइट, अगला वर्ड देखिए, D से बना F, F से बना I और I से बना N, तो D आता है फोर्थ स्थान पे। D से बना F, यानी कि यहाँ पर इसने प्लस का 2 ऐड किया। राइट, ये प्लस का 2 ऐड कर रखा है। F में बना I, तो F से बना है I, तो F में इसने प्लस का 3 ऐड किया है, और I से बना है तो उसने प्लस का 4 ऐड कर रखा है। राइट, और प्लस का 4 ऐड करने के बाद में हमें करना पड़ेगा प्लस का 5 ऐड। तो M के बाद में प्लस का 5 वर्ड कौन सा है, तो N, O, P, Q और R, यानी कि हमारी तो हमारी सवाल का राइट आंसर होगा M के बाद में प्लस का 5 वर्ड चले तो हमें मिला R। तो इस तरीके से इस सवाल को आंसर करना है। तो ORR हमारे ऑप्शन नंबर 2 में बिल्कुल इस सवाल का राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। राइट, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन से नंबर पे कौन सा स्थान आता है, और उसके बाद में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए साथियों, तो इस तरीके से आपको उन सवालों को हल करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपको कहा है कि पेरिस पैरा ओलंपिक, तो पैरा ओलंपिक से एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, प्रथम गोल्ड मेडल किस भारतीय ने जीता था। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कि फर्स्ट गोल्ड मेडल किस भारतीय ने जीता था। राइट, तो आपको ये ध्यान में रखना है। पहला ऑप्शन दे रखा है प्रीति पाल, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है शीतल देवी, थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है अवनी लेखरा, और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है मानसी जोशी। तो पेरिस पैरा ओलंपिक में फर्स्ट गोल्ड मेडल की बात करेंगे तो वो दिलवाया था अवनी लेखरा जी ने। राइट, ये आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, और 100% चांस है कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो अवनी लेखरा जी ने फर्स्ट मेडल दिलवाया था, वो भी गोल्ड था। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि
फर्स्ट मेडल कौन से भारतीय ने जीता था, तो उनका नाम भी होगा अवनी लेखरा और वो मेडल था गोल्ड मेडल। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमको दे रखा है, बेमेल को चिन्हित करना है। तो इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन बिल्कुल अलग तरीके से बना होगा, वो हमको निकालना है। तो देखिए कि इस सवाल को कैसे हल करेंगे, लेकिन आपको वही पता होना चाहिए कि कौन से नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, राइट। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कि कौन से नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम के बाद में एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, राइट। तो ये हमारी ए बी सी डी बनती है। अब हमको देखना है कि जेड ए वाई बी कैसे बना है। तो देखिए कि जेड में से आपको -1 करोगे तो ये दूसरा शब्द आपको मिलेगा, राइट। तो जेड में से आप -1 करोगे तो आपके पास में आएगा वाई, राइट। और देखिए कि ए से बी कैसे बना है। तो ए में आप क्या करिए कि प्लस का 1 ऐड करोगे तो आपके पास में मिलेगा बी, राइट। तो पहला जो हमारा शब्द बना वो इस टाइप से बना होगा। दूसरा टी एस जी एच कैसे बना है। तो टी और जी की बात करेंगे तो टी और जी एक दूसरे के अपोजिट में है यहाँ पे, राइट। तो टी और जी एक दूसरे के अपोजिट में है और एस और एच दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, राइट। ये दोनों वर्ड भी एक दूसरे के अपोजिट में है। अब हम थर्ड ऑप्शन को देखते हैं। तो थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो एक्स में से अगर आप -1 करोगे तो आपके पास में मिलेगा डब्ल्यू, राइट। और सी में आप प्लस का 1 ऐड करोगे तो आपके पास में मिलेगा डी, राइट। अगर फोर्थ ऑप्शन की बात करेंगे यानी कि तो वी में से -1 करोगे तो आपके पास में मिलेगा यू। और अगर आप ई में प्लस का 1 ऐड करोगे तो आपके पास में मिलेगा एफ, राइट। तो अलग ऑप्शन की बात हमें पूछी गई थी और ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल अलग है। और अलग ऑप्शन की हमें बात पूछी गई थी तो टी के यानी कि जी के बिल्कुल सामने लिख रखा है टी और एच के बिल्कुल सामने लिख रखा है एस। तो ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, अलग ऑप्शन है, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, क्वेश्चन नंबर 14 हमको दे रखा है, त्रिपिटक संबंधित है। त्रिपिटक जो ग्रंथ हैं वो कौन से धर्म से संबंधित है वो हमको निकालना है। पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म से संबंधित है, दूसरा ऑप्शन है जैन धर्म से संबंधित है, तीसरा ऑप्शन है कि ईसाई धर्म से और फोर्थ ऑप्शन है मुस्लिम धर्म से संबंधित है। तो हमारे सवाल ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। त्रिपिटक ग्रंथ जो हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि त्रिपिटक जो ग्रंथ हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमको दे रखा है, दीपक रवि का भाई है, रेखा अतुल की बहन है, रवि रेखा का पुत्र है, तो दीपक का रेखा से क्या रिश्ता है। तो ब्लड रिलेशन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो वहां से ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। देखिए इस सवाल को कैसे हल करते हैं। तो दीपक रवि का भाई है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे रहा दीपक, राइट, जो कि भाई है किसका, रवि का। तो ये दोनों भाई हैं, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में। रेखा अतुल की बहन है, रवि रेखा का पुत्र है। ये जो रवि है वो पुत्र है किसका, ये है रेखा का पुत्र। तो यहाँ पे रही रेखा, करेक्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। और हमें बताया गया है कि ये इसका पुत्र है यानी कि सन है, राइट। तो निश्चित रूप से रेखा का पुत्र रवि है और ये दोनों भाई हैं, तो दीपक भी जो होगा वो रेखा का पुत्र होगा, राइट। ये भी उसका पुत्र होगा, ये भी उसका पुत्र है। रेखा अतुल की बहन है, ये जो रेखा है वो किसकी बहन है, वो अतुल की बहन है। तो यहाँ पे रहा अतुल, यहाँ पे रहा अतुल, और इसको हम प्लस से डिनोट करेंगे। ये दोनों भाई बहन हैं और ये दोनों भाई हैं, राइट। और दीपक और रवि जो हैं आपस में भाई हैं। तो हमें निकालना है कि दीपक का रेखा से क्या रिश्ता है। तो दीपक जो है वो पुत्र है, दीपक जो है वो पुत्र है किसका, रेखा का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये आपके एग्जाम के लिए एक तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन से सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और क्वेश्चन को अच्छी तरीके से हल करना है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमको दे रखा है, जूनागढ़ अभिलेख किसकी जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। तो जूनागढ़ अभिलेख कौन से शासकों की जानकारी हमको देता है। पहला ऑप्शन है चीनी शासकों की, दूसरा ऑप्शन है कुषाण शासकों की, थर्ड ऑप्शन है यूनानी शासकों की, और फोर्थ ऑप्शन शक शासकों की। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन से संबंधित हैं
और रुद्रदामन, ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है। तो रुद्रदामन से संबंधित है, और रुद्रदामन एक शक शासक थे जिन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन याद रखना है। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाने का श्रेय रुद्रदामन को जाता है, और आप एक शक शासक थे, राइट। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमको दे रखा है, गुप्त राजाओं ने कौन से धर्म को राजाश्रय प्रदान किया है। तो कौन से धर्म को संरक्षण प्रदान किया था वो हमको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है शैव धर्म को, दूसरा ऑप्शन है वैष्णव धर्म को, थर्ड ऑप्शन है जैन धर्म को, और फोर्थ ऑप्शन है बौद्ध धर्म को। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। गुप्त राजाओं ने वैष्णव धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था, राइट। ये आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। आपके एग्जाम में प्राचीन इतिहास से इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लेते हैं कि पॉलिटी से आपकी एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, राइट। चलिए साथियों, देखते हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमको दे रखा है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में इनमें से कौन सी घटना हुई थी, राइट। तो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है कांग्रेस के गर्मपंथी और नरमपंथी दलों में विभाजन हुआ। थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया गया। फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है कि उपयुक्त सभी। तो हमारे इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। एक सिंपल क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जो घटना हुई थी वो थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। और आपके लिए सवाल है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे, इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह उद्घोष किसने किया था। तो ये वाक्य किसके थे, ये शब्द किसके थे, इसका आंसर आपको जरूर देना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो ऑप्शन हमको दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है मोहम्मद इकबाल ने ऐसा कहा था। दूसरा ऑप्शन है कि भगत सिंह के ये शब्द थे। थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है कि रास बिहारी बोस के ये शब्द थे। और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है राम प्रसाद बिस्मिल्लाह के ये शब्द थे। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, इसका आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि डी ऑप्शन हमारे इस सवाल का राइट आंसर है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल्लाह जी ने ऐसा कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राइट। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है।